हम जब से मैं 1 साल का बच्चा था, मैं कोर्ट्स और जेलों और सब कुछ का देखा हूँ। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। हम सियासतदान हैं, हम नजरियाती सियासतदान हैं। जितना भी दबाव डाले आप हमारे पूरे खानदान को जेल भेजे। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 1973 का आईन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम को खत्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। सूबों ने 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में अपने वसाइल में इजाफा तो कर लिया, लेकिन उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया। अगर नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आना है तो हमने देखना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं मरकज में और सूबों में। मरकजी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को मिल बैठकर कौमी वसाइल को सामने रखते हुए असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। इस वक्त जबकि पूरी कौम कोरोना की वबा का मुकाबला कर रही है और हमें इसके मुआशी असरात के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक नया इंतशार और एक नया तनाज़ा खड़े करने का मकसद कोई नहीं समझ सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। अब जबकि पार्लियामेंट बंद है तो तमाम सियासी हलचल जो है वो पार्लियामेंट के बाहर ही हो रही है। अपोजिशन जमातें बशमूल जमात इस्लामी हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की हुकूमत साजिश कर रही है। और जबकि नाजरीन पूरी दुनिया में बात हो रही है कि हेल्थ के शोबे के ऊपर, तालीम के ऊपर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, तो हमने देखा है कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर दिफाई बजट को मज़ीद बढ़ाया गया है। हमने एग्जामिन करने की कोशिश की है कि जब से कोविड-19 वबा जो है ये आफत हमारे मुल्क में आई है, तब से हुकूमत ने बजट्स के अंदर किस तरह की तरमीम की है, किस तरह की आप कह लें कि चेंजेस किए हैं, ताकि हम उनकी जो तरजीहात हैं उससे वो जाहिर हों। आइए आपको दिखाते हैं। जब पूरी दुनिया में टैंक की बजाय वेंटिलेटर की बात की जा रही है तो पाकिस्तान के दिफाई अखराजात पिछले 10 सालों में 70% बढ़े। पाकिस्तान अपने GDP का 4% दिफाई ज़रूरियात पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान ने रवां साल शोबा सेहत पर अपने GDP का 0.53% खर्च किया। पाकिस्तान GDP का 2.4% तालीम पर खर्च करता है, जो इस खित्ते में सबसे कम है। हाल ही में हुकूमत ने आर्जी तौर पर बेघर होने वाले अफराद को दी गई रकम को सिक्योरिटी में इजाफे के लिए मुख्तस कर दिया, जिससे सिक्योरिटी में इजाफे के लिए बजट में 67% का इजाफा हो गया। कमीशन के मुताबिक आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए मुख्तस रकम 10 अप्रैल तक सिर्फ 5 बिलियन रुपए रह गई है। फंड की मुंतकली का फैसला इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी से हुआ। रवां साल हायर एजुकेशन के बजट में 50% कटौती की गई। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में से इंडिया 1.2, श्रीलंका 1.6, भूटान 2.5 और मालदीव 9.4% सेहत के शोबे पर खर्च करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले बजट में तरक्याती अखराजात में 34% कमी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 17% कमी कर देगी। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर और गवर्नेंस के शोबे शामिल होते हैं। और नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को रिप्लेस कर दिया है मामले खसूसी बराए इत्तलात के तौर पे। उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी जमहूरी साख खो बैठी है कि नहीं। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है रियाज फतियाना साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हैं। और हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, सेनेट की कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के मेंबर भी हैं। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब, आपकी जानिब आऊँगी, इसलिए चूँकि आप इस वक्त हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपने अपने एक पुराने साथी शिबली फराज साहब को रखा फेडरल
मिनिस्टर बनाया फॉर इंफॉर्मेशन, तो क्या ज़रूरत पड़ गई स्पेशल असिस्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन का जो ओहदा है वो एक रिटायर्ड जनरल को देने का, जिनका अभी तक जो 2 साल की शर्त है वो पूरी नहीं हुई। 2 साल की शर्त ये होती है कि आप जब 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं एज गवर्नमेंट सर्वेंट तभी आप कोई और ओहदा ले सकते हैं। देखिए मुनीज़ जहांगीर साहबा, गुजारिश ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट बंदा किसी भी शोबे से उठाया जा सकता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा, अमेरिका में पेम्पियो CIA के सरबराह थे, आज वो वज़ीर ख़ारिजा हैं। अब देखें रशिया में पुतिन एक वक्त में KGB के सरबराह थे, आज वो वहाँ के इलेक्टेड सदर हैं। तो और दुनिया के मुल्कों में भी ऐसी रवाज मौजूद है। आसिम बाजवा साहब एक एक्सपर्ट शख्सियत हैं जिन्होंने मीडिया में बड़ा काम किया ISPR में, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए, अब वो रिटायर्ड हैं, वो हाजिर सर्विस इन यूनिफॉर्म नहीं है और किसी भी जगह से किसी को एक्सपर्ट उठाना कोई ममनू नहीं है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि जितना कड़ा एहतसाब का अमल मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के दौर में है कभी नहीं हुआ, और कितनी भी बकादावर शख्सियत क्यों ना हो पार्टी में, जब वक्त आता है तो फिर उनकी जगह और नए लोग ले लेते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि खुद वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। और देखा सबसे बड़ा इशू आज जो पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश है वो कोरोना वायरस है, जिसके लिए हुकूमत ने बड़े भरपूर इकदाम किए हैं और जिस तरीके से भूख के खात्मा के लिए सिर्फ मेरे अपने रियाज साहब इसके बारे में मैं तफसीलन आपसे बात करना चाहूंगी, मगर ये जो मामला है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का, इसके ऊपर मैं मुसद्दिक मलिक साहब का रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे पता है कि काफ़ी अपोजिशन जमातों ने इसका खैर मकदम किया है, मगर फरहतुल्लाह बाबर साहब ये कहते हैं, उन्होंने ट्वीट की कि आसिम बाजवा's अपॉइंटमेंट टू अ पॉलिटिकल ऑफिस दैट इज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर वायलेट्स द रेगुलेशंस दैट forbid such appointments before completing 2 years of retirement. PMO must clarify official positions of political nature are not toffees to be distributed. Your take on it, sir? देखिए, इसका जवाब तो आपको रियाज फतियाना साहब दे सकते हैं कि इन्होंने किस कानून के तहत वो आपकी राय जानना चाहूंगी। होती है। जी मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कानूनन तो नहीं बता सकता ना कि अगर ऐसे PM के ऊपर बंदिश नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन किसी भी जॉब पे लग सकता है। लेकिन अगर बंदिश है तो कोई कानून के अंदर कोई तरमीम या किसी लॉ के अंदर या किसी रेगुलेशन के अंदर कोई झोल क्या चीज रियाज फतियाना साहब बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता कि 2 साल की बंदिश के ऊपर इनकी क्या पोजीशन है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर आप किसी जमाने में रहे हैं, जर्नैल रहे हैं, तो अब आपको किसी पोजीशन पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नहीं, वो 2 साल की बंदिश की एक होती है ना जी, जज के लिए भी होती है, जितने भी पब्लिक सर्विस में होते हैं लोग उनके लिए एक बंदिश होती है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। लेकिन अगर इस हुकूमत को आप फ्रेमवर्क आप पास करेंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे तो इसमें नहीं मालूम कि वो बंदिश इन्होंने खत्म की है, उस बंदिश के खिलाफ ऑर्डिनेंस मुझे इजाजत दें तो ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बंदिश लड़ने की बंदिश है 2 साल की इलेक्शन लड़ने की, पार्लियामेंट का हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, नंबर 2 किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने की। ना उन्होंने PTI को ज्वाइन किया है, ना उनका ओथ हुआ है, ना वो मिनिस्टर हैं, वरना उनका ओथ प्रेसिडेंट साहब लेते जैसे शिबली फराज साहब का ओथ हुआ है, तो उनका ओथ ना होना। और बुनियादी बात यह है कि इसका इलेक्टेड थी, लेकिन वैसे आप इनकी अगर मिनिस्ट्री देखें तो वो एडवाइजर्स तमाम हुकूमत जो है या ऑर्डिनेंसेस के जरिए चल रही है और या हुकूमत चल रही है उन लोगों के जरिए जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उन पर वोट का कोई बोझ नहीं है, तो वो जो मर्जी फैसले करें। ये जिस तरह की इस वक्त हमारी मुआशी हालत है, जिस तरह के कोरोना वायरस के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं, ये तमाम फैसले इस वजह से किए जा रहे हैं कि जो लोग इस फैसला साजी में इस वक्त शामिल हैं उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। गरीबों के बच्चे मर जाएं, बूढ़े मर जाएं, भूख हो जाए, अफलास हो जाए, यानी हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन फैल जाए, हमारे मुल्क की इक्तसादी तरक्की की शरह 2 पे आ जाए, -2 पे आ जाए, उनको इससे कुछ गर्ज नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वजीर आजम को वक्ती तौर पे प्लीज करना है, उसके बाद वो चले जाएंगे अपने अपने मकानात में। उन पे क्या बोझ वोट का, उन पे क्या बोझ लोगों का।
देखिए रियाज फतियाना साहब, इसलिए चूंकि आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने बड़े साल सियासत पाकिस्तान के अंदर ही की है, आप शायद इस मामले को अच्छी तरीके से समझते हैं। मुसद्दिक साहब ये कह रहे हैं कि अगर कंस्टिट्यूंसी ही नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, और ये हुकूमत तो इंसाफ की बात करती है, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब की बात करती है। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने पहले वजाहत कर दी कि मुसद्दिक मलिक साहब मेरे भाई हैं, बहुत मंजे हुए माशाल्लाह समझते हैं। मैं दोनों मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज का पैनल बहुत अच्छा है। डॉक्टर नफीसा शाह खुद इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है और मुसद्दिक मलिक खुद एक माशाल्लाह अथॉरिटी है अपनी जगह पे। मैं ये गुजारिश करूँगा मुनज़्ज़र जहांगीर साहबा के जनरल आसिम बाजवा एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से आए हैं और हुकूमतें टेक्नोक्रेट्स को लेते हैं। वो पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं आए, उनका ओथ नहीं हुआ, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पीटीआई में शामिल नहीं हुए। वो अपने जाती पिछले पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पाकिस्तान के मीडिया में काम करना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। रियाज साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब एक फेडरल मिनिस्टर हैं शिबली फराज, उनकी बड़ी अच्छी बातचीत भी है मीडिया के साथ, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन का जो एक स्लॉट है वो बनाया ही क्यों गया? क्या आप समझते हैं कि वो एक ऐसी आपको एक ऐसी लेट्स से चीज़ आपके लिए कर सकते हैं या ऐसा रोल अदा आपके लिए कर सकते हैं जो शायद शिबली फराज साहब ना कर सके, और इनका मिलना, इनका पेयर अप करना जरूरी था? जहांगीर साहब देखें, मीडिया बहुत ताकतवर चीज है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया का इशू है, फॉरेन मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है। आपने कश्मीर के इशू पे दुनिया में रायामा तश्कील देनी है, बहुत सारे इश्यूज हैं। काम तो बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये तो 2 लोग थोड़े हैं, 3-4 भी हों तो भी उससे काम चलाया जा सकता है। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा। हो सकता है जनरल साहब के जिम्मे लग जाए इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन और स्पेशली कश्मीर के इशू पे बात को आगे बढ़ाना। तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं जिसका अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो आसिम बाजवा एक मुस्तकिल नाम है। एक सवाल जरूर बताइएगा, चूंकि सब पूछना चाह रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा माशाल्लाह बार बार मतलब टेलीविजन पे आती थी, हर जगह थी, उनसे शिकायत क्या थी? उनको क्यों बरतरफ किया गया? ये कोई शिकायत नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा बहुत अच्छी रहनुमा है हमारी, और वो साबिक मिनिस्टर भी रही हैं। तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर कप्तान है पूरी टीम के, जिस वक्त जब चाहें वो किसी भी शख्स को अपना रिप्लेस कर सकते हैं। तो कोई नाराजगी वाला इशू नहीं है। वो आज भी उन्होंने कहा है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कि वो प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में काम आइंदा भी करेंगी, पार्टी के अंदर हैं, कोई नाराजगी नहीं है। कभी ऐसी चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। कोई अटॉर्नी जनरल बनता है, हट जाता है, वजीर बनता है, हट जाता है, तो इसमें वो सेक्रेटरी बनता है, उसको हटा दिया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस पर बाद-ए-तमादी है या कोई करप्शन का चार्ज है। ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत ने ऐसी कोई इल्जाम उन पर नहीं लगाया। वो हमारे लिए आज भी हमारे साथ हैं और हम उनका बहुत एहतराम। तो उनको कोई और ओहदा मिलेगा रियाज साहब? जरूरी नहीं, वो ओहदों के पीछे भागने वाली नहीं है। कि जब हुकूमत चाहेगी या पार्टी चाहेगी, उनको जिम्मेदारी ऑफर करेगी, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगी। नहीं देंगी तो वो कारकुन के तौर पर, हम तो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, ओहदों के पीछे नहीं भागते, हम तो वर्कर लोग होते हैं। नहीं, ज़रूर, आप तो वाकई में एक वर्कर हैं, आप पॉलिटिकल हैं। तो मैं इधर एक छोटा सा वक्फा लूँगी, मगर वक्फे के बाद मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी ये बार बार कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़तरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है 18वीं तरमीम को ख़तरा है। पार्लियामेंट बंद है, बजट जो है उसकी बहस आनी है, मगर अभी भी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मामला चल रहा है। तो जो कोविड के लिए एहतमाम करना है बजट के ज़रिए, वो कैसे होगा? इसके ऊपर डिबेट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? वर्चुअल पार्लियामेंट होगी, नहीं होगी? ये तमाम सवालात हैं, इनके जवाब लेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नफीसा शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनके कनेक्शन का कुछ मसला हो रहा था। नफीसा साहिबा, ब्रेक से पहले रियाज फतियाना साहब और मुसद्दिक मलिक साहब की ओपिनियन मैंने लिया, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को उन्होंने एक आप समझ ले ओहदा दे दिया है, मावने खसूसी बराए इत्तलात। अब सवाल ये है कि फरतुल्लाह बाबर साहब भी इसके ऊपर सवाल कर चुके हैं कि 2 साल उनके पूरे नहीं हुए थे रिटायरमेंट के, मगर उसके बावजूद उनको बना दिया गया। तो ये क्या फरतुल्लाह बाबर साहब की अपनी ज़ाती राय है कि क्या पीपल्स पार्टी की भी यही राय है इसके ऊपर? देखिए, जो भी अपॉइंटमेंट है, पहली बात तो ये है कि हुकूमत का प्रोरोगेटिव है। पहले भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उन्होंने अपॉइंट किया,
उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, ये सेकंड इनकी मावन खुसूसी थी, अब ये थर्ड चेंज वो लेके आए हैं। और इसमें तो उन्होंने 2 लेवल्स पर 2 टियर किया है कि वफाकी वजारत जो है वो अपने एक लॉयलिस्ट को दिया है, और ये मिल एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी हैं या इनके अपने नॉमिनी हैं, वो इन्होंने दिया है एज अ स्पेशल असिस्टेंट और स्पेशल एडवाइजर। अब ये कानूनी पेचीदगियां देखनी होंगी कि इसमें ये जो 2 ईयर रूल है ये इसमें अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई करता है। इट्स अ लीगल क्वेश्चन, और ये इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि इसको रिस्पॉन्ड करे। और ये भी ये बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि 18वीं तरमीम को ख़तरा है, कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मगर जिस तरीके से मैं कानूनी बातचीत को समझती हूँ, आप चूँकि एक पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, अगर 18वीं तरमीम के अंदर कोई तरमीम करनी होगी तो उसके लिए क्या 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए होगी? तो खदशा किस चीज़ का है, चूँकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है? व्यू ये है कि आई थिंक ये हुकूमत फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बाउंसर्स फेंकते हैं, और ये भी उन्होंने टाइम इसलिए शायद चूज किया कि उनकी वफाक में जो हिकमत अमली रही है कोरोना से लड़ने की, उसमें आपने देखा कि सूबे सिंध ने लीड किया, उसके बाद पंजाब ने फॉलो किया, तो सूबों ने अपना एक अलग रोड मैप लिया है, और वफाक की जो हुकूमत है, वफाक में जो हुकूमत है वो पीछे रह गई है। तो शायद इन्होंने ये अपनी जो इसमें देखी है कि इतना इनका मौसर किरदार नहीं रहा कोरोना की वबा से मुकाबला करने का, और इससे शायद वो PPP से ये इनका एक पॉलिटिकल जो हम रैंगलिंग देखें, ये हो सकता है उसका अक्स हो। इस वक्त प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात इसलिए है, वैसे तो देखें सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और अगर 18वीं तरमीम पर या आईनी तरमीम पर बात करनी है तो सारी सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, लेकिन इस हुकूमत में वो मिजाज ही नहीं है कि किसी भी बात पर, ये तो अब एक कौमी इशू खड़ा होके आ गया है, एग्जिस्टेंशियल इशू है, इस पर जब कंसेंसस ना कर सके तो बाकी तरामीम तो दूर का आप छोड़ दें, वो कैसे ये एक प्लेटफॉर्म पर पार्टीज को बिठाएंगे कैसे? तो आई थिंक प्रैक्टिकल इस वक्त नहीं है, और ये ऐसे इन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, बाउंसर लगाया है। अगर पीपल्स पार्टी बात करेगी तो हम तो उसकी वफाक की स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे, और उसमें आपको 18वीं तरमीम और दुरुस्त। मगर नफीसा साहिबा, आपने अगर PMLN के लीडरान की तकरीरें सुनी हो तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमें तशवीश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया शोशा छोड़ रही है और 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मुसद्दिक साहब, आपने नफीसा साहिबा की बात सुनी, अगर मुमकिन ही नहीं है कि 2/3 अक्सरियत के अलावा इधर तरमीम हो सके, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये साजिश कामयाब भी होगी? देखिए, साजिश के कामयाब होने या ना होने से एक हद तक हमें ताल्लुक़ है। हमारा असल सवाल वही है जो अभी नफीसा डॉक्टर साहिबा ने उठाया है कि ये क्या वक्त है, एक ऐसी चीज़ जिस पे हमारा एक कंसेंसस है, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, तो एक ऐसी चीज़ जिसमें प्रोवोकेशन है, जिससे नफाक पड़ सकता है, उस बात को इस वक्त करने का जवाज़ क्या है? और बिलखसूस उस वक्त जब आपने असम्बलियाँ बंद की हुई हैं, गैर मौसर किया हुआ है, आप हुकूमत ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चला रहे हैं, या तो कोई पार्लिमानी सेशन चल रहा हो, आपने किसी कमेटी को ये तजवीज़ दी हो कि इन चीज़ों पर गौर करें, तो फिर तो बात समझ आती है। जब पार्लिमान को आपने गैर मौसर किया हुआ है, पार्लिमान को बंद किया हुआ है, पार्लिमान में जब मर्जी जो मर्जी धौंस धांधली हो जाती है, तो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए एक हुकूमत चलाने वाले इस वक्त जब हमारी जान पे बनी है, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारे बुज़ुर्ग महफूज नहीं हैं, और मैं रोज़ आके हुकूमत की तारीफ़ भी करता हूँ अच्छी चीज़ों पे और तनकीद भी करता हूँ ये आखिरी पॉलिसी जो है सॉफ्टनिंग अप वाली उस पर, तो ये क्या वक्त है 18वीं तरमीम पर बात करने की? जो असल अहम चीज़ है वो ये सवाल है कि 18वीं तरमीम उठाई क्यों जा रही है? सुनिए एक सेकेंड, 18वीं तरमीम उठाई इस वजह से जा रही है कि जिस तरह की इक़्तिसादी पॉलिसी इस हुकूमत ने अपनाई है, जिसमें तरक्की की शरह 6% से गिर के कोरोना वायरस से पहले 2 से नीचे आ गई हुई थी और अब -2 या -10 पे चली जाएगी, तो अब बात वाज़ेह होती जा रही है कि इस वक्त बन नहीं पड़ेगी, यानी बजट नहीं बन पाएगा। तो जब बजट नहीं बन पाएगा तो बजाय इसके जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी थी कि आप तरक्की पे फोकस करें, आप ग्रोथ पे फोकस करें, आप डेवलपमेंट पे फोकस करें, ताकि इतनी बड़ी किटी हो जाए
कि हमारी दिफाई ज़रूरियात जो बहुत अहम है वो भी पूरी होती रहें, हमारी तालीम और सेहत की ज़रूरियात जो बहुत ज़्यादा अहम है वो भी पूरी होती रहें। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं मुसद्दिक साहब, ये आप अहम बात करें। बजट के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगी, मगर जो आपने पहले सवाल किया है ना रियाज फतियाना साहब, आई लाइक यू टू एड्रेस इट, इसलिए चूँकि ये बात शुरू हुई जब असद उमर साहब ने एक टॉक शो के ऊपर ये कहा कि हम 18वीं तरमीम के अंदर कोई ना कोई चेंजेस लाने का सोच रहे हैं। जाहिर है मुशावरत के साथ करेंगे मगर चेंजेस ला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो जबकि पार्लियामेंट इस वक्त बंद है तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप इस मामले को छेड़ते भी? देखें मिर्ज़ा जहांगीर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तरमीम करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम गौर कर रहे हैं। गौर करने में तो उनकी इनफरादी राय थी, हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए, उसको तब्दील किया जाए। नंबर 2, मैं तारीख की दुरुस्ती के लिए कहना चाहूँगा और हकायक बताने के लिए कि 18वीं तरमीम जब पास हुई, मैं खुद मेंबर कौमी असम्बली था। इस मौके पे टोटली इन कैमरा सारी कार्रवाई हुई, कहीं किसी को हवा तक नहीं लगने दी कि इसमें तरमीम क्या हो रही है। नंबर 2, इसमें किसी शख्स को तरमीम की इजाजत नहीं दी गई को तरमीम पेश करे। नंबर 3, पार्लियामेंट में सिरे से इस पर बहस नहीं करवाई गई, एक झटके के साथ एक ही दिन में ये अमेंडमेंट पास कर दी गई। नंबर 4, 6 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। ये मुतफ़क्का तरमीम नहीं थी, ये कसरत राय से तरमीम थी। इन 6 वोटों में से एक मेरा अपना जाती वोट था। नंबर 2, जवेद हाशमी साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कशमाला तारक साहबा, इसरार तरीन साहब बलूचिस्तान से, सिंध से परवानी साहब, ये 6 वोट ऑन रिकॉर्ड इस तरमीम के खिलाफ पड़े थे। हमारी बहस ही थी, हमारा मुतालबा मांग ही थी, इस पे पहले बहस करवाएं, उसकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको आप कारपेट के नीचे न छिपाएं, हो सकता है हम इससे बेहतर इसको कर लें, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं कि इस पे हमें अपनी राय का इज़हार किया। तीसरी है कि कोई भी अगर ये बहुत मुस्लिम होती तरमीम थी, 18वीं है, इसके बाद 25वीं तक तरमीम हो चुकी है, अगर 6-7 तरमीम उसके बाद भी आ गई, जिस मीन के इसमें गुंजाइश गलती की थी जिसकी बिना पर और तरमीम लानी पड़ी। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। देखिए हर चीज में गलती की गुंजाइश है रियाज फतियाना साहब, बात असल में ये है कि 2/3 अक्सरियत के अलावा इसके अंदर तरमीम तो हो नहीं सकती। अब 2/3 अक्सरियत आप लोगों के पास वाज़े तौर के ऊपर नहीं है, तो फिर आपने क्यों जरूरी समझा कि अब हम कोविड वबा से लड़े हैं? वो बात तो ठीक कर रहे हैं, अगर हम कोविड वबा से लड़े हैं, इस वक्त पार्लियामेंट बंद है, प्रोविंसेस जो हैं वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, ये बात करने का ला हासिल बहस शुरू करने की जरूरत क्या थी? कोई आप बात शुरू करते हैं तो उसका कोई एंड रिजल्ट भी तो होता है ना जी। असद उमर साहब की मकसद भी तो होता है, कोई ना तो काबीना में मामला डिस्कस हुआ है, ना कहीं और किसी फोरम पर हुआ है, उनको जाती राय देने का हक हासिल है। उन्होंने ये कहा मेरी जाती राय है। और दूसरा ये कि देखें इसमें अच्छी खूबियां भी थी, नो डाउट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि 95% असल आइन अपनी हालत में बहाल हुआ, इसका ये प्लस पॉइंट भी है। कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो उसूली तौर पर 73 के आइन में 10 साल में नीचे डिवॉल्व होनी थी, वो नहीं हुई थी, उसमें तकरीबन काफी हद तक नीचे चीजें चली गई। उसके बाद ये एक एमरजेंसी जो है वो जॉइंट सिटिंग में लगाई जा सकती है, पहले सिंगल हैंडेड भी एमरजेंसी लगाई जा सकती थी। ऑर्डिनेंस की उम्र 4 माह कर दी गई और वो एक दफा हुकूमत पेश कर सकती है, सेकंड टाइम अगर लाना चाहे तो पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ मशरूत कर दिया गया। ये अच्छे पॉइंट्स भी इसमें हैं। और इसके साथ ही एक आइन में आर्टिकल 148 के साथ ये ऐड किया गया, बल्दियात को फाइनेंशियल अख्तियारात भी दिए गए। तो इसी तरह आर्टिकल 6 जो है उसमें पहले होता था कि कोई भी, ठीक है जी, ये सारी चीजें हमारे पास, हम इनके ऊपर प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, ये हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। मगर नफीसा शाह साहिबा, क्योंकि आप इकोनॉमी को अच्छी तरीके से जानती हैं, अभी हाल ही के अंदर हमने देखा है कि मिलिट्री बजट को बढ़ाया गया है और कहाँ से पैसे लिए गए हैं? वो है जो टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सनस ट्राइबल एरियाज़ के साबिक फाटा के, और वहाँ से लिए गए हैं जी। पहले ये 32.5 बिलियन रुपया था, उनके लिए मुखलिस किया गया था, और अब कट के 17 बिलियन आ गया है। और जो सिक्योरिटी एनहांसमेंट है वो तकरीबन 70% बढ़ी है, 53 बिलियन। तो अब ये समझ में नहीं आ रही कि अब ज़रूरत है लोगों को अपने अपने घरों में भेजने की। जो लोग बेघर हुए हैं वज़ीरिस्तान में, कोविड वबा से भी लड़े हैं, ज़रूरी ये था कि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता, मगर हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिफेंस बजट बढ़ाया गया, जबकि लोग डिफेंस बजट से चीज़ें निकाल के वेंटिलेटर्स की तरफ ला रहे हैं। देखिए, पूरी ये जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, इसमें अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट को दूर रखा गया है।
कमिटीज को दूर रखा गया है, फाइनेंस कमेटी को दूर रखा गया है। और बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जब बजट की प्रिपरेशन आ रही है और प्रपोजल्स आ रहे हैं, बाकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं उसमें ये जो फाइनेंस कमेटी है उसका एक बहुत अहम किरदार होता है। और समटाइम्स प्री बजट भी पार्लियामेंट बहस करती है। हमारे हमसाय मुल्क है इंडिया, इनका तो मार्च में शुरू हो जाता है, बजट ले हो जाता है और फिर 1-2 महीना बहस होती है, कमिटीज मीट करते हैं, हर कमेटी में प्रपोजल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इधर पहले ये जो उन्होंने रिलीफ का ऐलान किया है, रिलीफ पैकेज, जो मैं समझती हूँ कि वो भी एक डिसेप्शन है, क्योंकि आधे से ज्यादा उसमें पहले से ही जो मामूल के एक्सपेंसेस हुकूमत करती है, वीट प्रोक्योरमेंट करती है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से रिफंड देती है, वो भी इसमें शामिल थे। और ये भी क्योंकि ये मालियाती अवार्ड है, इसकी भी कानूनी हैसियत इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी पार्लियामेंट को पास करना चाहिए। और ये जब सारे आप प्रपोजल्स बता रहे हैं, ये देखना होगा कि ये किस पर्सपेक्टिव में अगर डिफेंस का बढ़ा रहे हैं। इस वक्त जो बढ़ाना चाहिए उनको एक्सपेंसेस, वो तो हेल्थ पर बढ़ाने चाहिए, एजुकेशन पर बढ़ाने चाहिए। जो हमारे इस वक्त जैसे आपने बात की है कि इस किस्म के जो मगर देखिए ये जो रियासत पूरी की पूरी ये जो सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए हुआ है, इसकी अप्रूवल जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये आया है सप्लीमेंट्री टेक्निकल ग्रांट के तौर के ऊपर। अब सवाल ये मुसद्दिक मलिक साहब के पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की थी कि जी वर्चुअल पार्लियामेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, मगर इसके ऊपर वो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि वर्चुअल पार्लियामेंट नहीं हो सकती। अब वबा का एक डर तो है, इसमें कोई शक नहीं। फिर हमारे कुछ सियासतदान हैं वो भी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। पीएमएलएन क्या सजेस्ट करती है, कैसे फिर पार्लियामेंट को रिकन्वीन किया जाए, और क्या आपकी इनसे बात हो रही है हुकूमत के नुमाइंदों से कि पार्लियामेंट को जल्द रिकन्वीन किया जाए? भाई आप कमाल बात कर रही हैं। आपने तरखान की दुकान खोल दी, इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल दी, नाई की दुकान खोल दी। ये तो ऐसे है जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, इस वक्त सिर्फ स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है और मॉल बंद है। आप बताइए पूरे मुल्क में क्या बंद है भाई? और आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स खोल दी जहां पे स्टील की जो कढ़ाई होती है उसके अंदर सीमेंट और कंक्रीट, गरीब लोग एक थाला, एक वो जो होता है वो टोकरी, वो दूसरे को पकड़ाता है, वो सीढ़ियों में तीसरे को पकड़ाता है, वो बुजुर्ग ऊपर लेकर जाता है, वो किसी और को देता है, और स्टील के ऊपर ये वायरस जो है वो 3 दिन जिंदा रहता है। आप बताइए जब आपने सारा मुल्क खोल दिया तो इस वक्त पार्लियामान से आपको क्या झगड़ा रह गया है? पार्लियामान के अंदर 800 के करीब सीटें हैं। अगर आप गैलरीज को वक्ती तौर पे छोटा कर दें या वक्ती तौर पे ख़त्म कर दें और तमाम पार्लियामानी मेंबर्स को 1-1, 2-2 सीटें छोड़ के बिठाएं तो पूरी पार्लियामान पूरी आ जाती है। तो फिर मसला क्या है? और अगर मसला है तो फिर ये मसला जो है वो तरखान की, इलेक्ट्रिशियन की, कंस्ट्रक्शन साइट की, मैन्युफैक्चरिंग की दुकान पे क्यों नहीं है? ये सवाल बारहा हुकूमत से उठाया जा रहा है कि भाई आप हमें बताइए कि क्या ये खतरनाक है या नहीं है। और अगर ये खतरनाक है तो जहां पे भी इस मर्ज से, इस वायरस की प्रोलिफरेशन हो सकती है, यानी ये वायरस फैल सकता है, उन तमाम जगहों को बंद करें। जो मेरा मौक़िफ़ है पब्लिक हेल्थ के हवाले से, मैं बारहा ये कह रहा हूं कि इस वायरस की कमर पहले तोड़ लें, उसके बाद ये गुफ्तगू करें। जब आपने सब खोल दिया है तो सिर्फ पार्लियामान बंद क्यों है? अगर इस सवाल का मुझे जवाब मिल जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जवाब मिल जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मैं पूछूंगी रियाज फतियाना साहब से, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। रियाज फतियाना साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ये पूछ रहे हैं कि जब आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोल दी और मैं कहूँगी मसाजिद भी खुले हैं जहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं जिससे डर है कि ये वबा और मज़ीद फैल सकती है, तो फिर पार्लियामेंट आप लोगों ने क्यों बंद की हुई है, स्पेशली इस वक्त पे जब लोगों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखना चाह रहे हैं, लोग कुछ तसल्ली चाह रहे हैं कि सियासतदानों से, उनके रहनुमाओं से उनको मिल जाए? देखें, सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट बंद नहीं है, दुनिया के अक्सर पार्लियामेंट्स बंद हैं। दूसरा ये कि कल बुध को एक 11 बजे मीटिंग है तमाम पार्लियामानी रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में, और मैं तवक्को करता हूँ कि ज़रूरी हिफाजती इक़दाम के साथ असम्बली सेशन बड़ी जल्दी तलब कर लिया जाएगा। प्री बजट सेशन भी हो सकता है, बजट सेशन भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल अभी चंद हफ्ते या चंद दिनों की बात है। तो ये जो मांग है अपोजिशन की, हुकूमत इसको संजीदगी से ले रही है।
और पॉसिबिलिटी है कि आइंदा चंद रोज में इसकी शायद कल ही अनाउंसमेंट हो जाए या आइंदा चंद रोज में हो जाए। तो असम्बली का इजलास बहुत जल्दी तलब किया जा रहा है। आप एक कमेटी में भी थे जो नैब के ऊपर तरमीम की बात कर रही थी, उसको भी आप देख रहे थे। उस हवाले से कुछ बताइए कि बात आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, या मामला अभी तक उधर ही फंसा हुआ है? जी, उस पर हमारी मीटिंग हमने तलब की थी। डॉक्टर नफीसा शाह साहब उसकी मेंबर हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी में लॉ एंड जस्टिस की। गवर्नमेंट की तरफ से जो नैब ऑर्डिनेंस है वो हमारे सामने रिपोर्ट हुआ था, उस पर एक डिस्कशन भी हो चुकी है और मिस्टर लॉ खुद भी फरोग नसीम साहब मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफ किया, सारे इन कैमरा मीटिंग भी हमारी हुई और मैंने 25 मार्च का टाइम फिक्स किया था उसको मजीद डिस्कस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। मेरा सर उस पर पेशरफ होगी। हम चाहेंगे कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए, हुकूमत अपोजिशन उसको गौर करेगी और नैब ऑर्डिनेंस में जो जरूरी नैब एक्ट है उसमें जरूरी तरमीम बिल्कुल पॉसिबल है ताकि यहाँ पे फ्री, ट्रांसपेरेंट और बहुत उम्दा किस्म का एहतसाब हो। करप्शन पे तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार, लेकिन ये जरूर है कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना हो, उसका इंक्वायरी का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर हो, उसके फैसले जो हैं वो पहले भी हुकूमत मुदाखलत नहीं करती, आपको मालूम ही है। नैब अरेस्ट करती है, अदालतें इनको जमानत पे रहा कर देती हैं, इससे अंदाजा कर लें कि हुकूमत का तो अमल दखल है ही नहीं। मगर रियाज साहब, चूंकि आप कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं रियाज साहब, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूंगी कि ये बताइए कि नैब के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंप्लेंट के तौर पे जो है अंदर हैं। एक मीडिया हाउस के ओनर मीर शकील उर रहमान साहब भी अंदर है, फिर और भी कुछ लोग हैं जो कंप्लेंट की बिना के ऊपर अंदर हैं। आप नहीं समझते अगर पेटी क्राइम्स के लिए हमने ऐसे लोगों को छोड़ दिया है, कैदियों को छोड़ दिया है, तो नैब के अंदर भी जो लोग हैं और इस वक्त सिर्फ कंप्लेंट की बुनियाद पे हैं, उनको भी छोड़ देना चाहिए? कोरोना वबा की जद में जो लोग आने का खदशा है इनका, वो तो हाई कोर्ट के फैसले जो हैं वो नल एंड वाइड करार दे दिए थे, वो खत्म कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने और कैदियों को छोड़ने का फैसला खत्म हो चुका है। दूसरा ये नहीं सर, खत्म नहीं किए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने कैटेगरीज बना के काफी पेटी क्राइम्स के जो लोग थे, कैदी थे, उनको रिहा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। वो तो वैसे रूटीन में भी होते रहते हैं, हर महीने बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज विजिट करते हैं जेलों में और छोटे केसेस को। ठीक है, तो आपकी ओपिनियन है कि नहीं रिहा करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में होता है कि जो कन्विक्ट प्रिजनर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अंडर ट्रायल कम होते हैं। पाकिस्तान में इसके बरक्स है, यहाँ 2/3 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जेलों में और 1/3 कन्विक्ट प्रिजनर हैं, जो कि बिल्कुल इंसानी को 70% अंडर ट्रायल है। ठीक है रियाज साहब, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, चूंकि जी रियाज साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ये जो आपने TDPs से पैसे निकाल के डिफेंस बजट में डाला है इस वक्त, आप नहीं समझते थे कि ये बेहतर था कि जो टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन्स हैं वो अपने घर वापस चले जाते, बजाय कि आप डिफेंस बजट में डालते? अब हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं? अब तो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं ना हम। देखिए ना, आपको मालूम होना चाहिए कि फौज इसमें सबसे फ्रंट लाइन किरदार सर अंजाम दे रही है। पूरे मुल्क में कोरोना के मामलात में फौज फ्रंट लाइन पर है और सामान मुहैया कर रही है, उनको सब कुछ कर रही है। और सबसे पहली बात खुशखबरी ये है कि फौज ने दफा कोई एडिशनल चार्ज, जब भी फौज को बुलाया जाता है सिविल हुकूमत की तरफ से तो फौज इसका चार्ज करती है, लेकिन अभी फौज ने फैसला किया है कि वो कतई कोई एडिशनल अमाउंट तलब नहीं करेगी। अब जाहिर है वो जो मूवमेंट हो रही है वो जगह जगह उनके रैश के मामलात हैं, उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर, कुछ डॉलर की कीमत ऊपर जाने से भी। चलिए, मगर ये 3 अप्रैल को एक्सपेंडिचर हुआ था। ठीक है नफीसा साहिबा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? खासतौर पे जो नैब के हवाले से रियाज फतियाना साहब ने बात की है। जी, नैब के ऊपर तो जी हमारी जो कमेटी है लॉ एंड जस्टिस पर, इस पर एक तवील बहस हुई और उसमें क्योंकि जो हुकूमत तरमीम लेके आई वो अपने एंगल से अपने आप को बचाने के लिए लेके आई, एंड इट ऑब्वियसली उसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो बेल के इश्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा अख्तियारात हैं नैब चेयरमैन को कि कहीं भी किसी को भी अरेस्ट कर दे, तो इन सारी चीजों पर एक हिकमत अमली बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्योंकि अब इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को बंद किया है कोरोना की आड़ में, तो ये डिस्कशन जो है वो अभी सस्पेंड हुई भी है। मैं आपके तवज्जुह से रियाज फतियाना साहब बैठे हुए हैं कि प्लीज इस पे मीटिंग हम लोग करें और इसके ऊपर भी पेशरफ्त करें, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारी फुल प्रायोरिटी होनी चाहिए जो अपकमिंग बजट है, और उसमें जो कोरोना ने हमें अगर कुछ इस वक्त नहीं सिखाया तो फिर कब हमारा इस वक्त जो बजट हम बनाएं
तो इस पर्सपेक्टिव से बनाए कि बिल्कुल उसके ऊपर सेहत की तरजीह होनी चाहिए। नजरअंदाज हुए हैं सेहत के इश्यूज, एजुकेशन के इश्यूज, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज, उन पर ठीक है। मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है, आखिरी मिनट मेरे पास रह गया है। मुसद्दिक मलिक साहब, चूंकि आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि कोरोना वबा के बाद हमारी थिंकिंग में फ़र्क आएगा और सेहत को जब हम बिल्कुल ही 1% से कम GDP देते हैं उससे ज़्यादा होगा? देखिए, मुझे एक हफ्ता पहले तक तो बहुत उम्मीद थी, मगर पिछले एक हफ्ते में हुकूमत ने जो पॉलिसी का रुख बदला है तो मुझे बहुत नाउमीदी हुई है। नाउमीदी क्या हुई है, मेरा दिल टूट गया है। यानी हुकूमत ने ये कहा है कि लोगों को मरने दो, जो मर जाएंगे वो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे वो कम से कम ईंट गारा तो लगा रहे होंगे। और ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है। अगर सेहत की तरफ, इंसानी ज़िंदगी की तरफ हुकूमत का यही रवैया रहा तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें सब पार्लिमानी लीडरान को और लाइक माइंडेड लोगों को PTI से भी इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर एक मौसर लॉकडाउन के जरिए इस वायरस की कमर तोड़ी गई है। आने वाले बजट में हम सेहत को क्या देंगे? इस वक्त की पॉलिसी अगर देखें तो लगता है कुछ नहीं। अगर पिछली पॉलिसी आप देखें जो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तक चल रही थी तो उम्मीद की जा सकती है कि हम सब मिलके सेहत के ऊपर और तालीम के ऊपर और मुल्क की दिफा के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च सकते हैं। हम सब उम्मीद ही कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आइंदा वक्त के अंदर हम सेहत के ऊपर ज़्यादा खर्चेंगे, चूँकि हमें जितने भी डॉक्टर्स नर्सेज मिल रहे हैं वो सब कहते हैं कि आपने इसको एक सुतेले बच्चे की तरह ट्रीट किया, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। रियाज फतियाना साहब, नफीसा शाह साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।